हेलो दोस्तों, चलिए आज एक कहानी पढ़ रहे हैं हम रेत की कोख में। रेगिस्तान की जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में जो लोग वहाँ रहते हैं वो जीवन में उत्सव और उल्लास ढूंढने का किस प्रकार से जतन करते हैं उन कठिनतम परिस्थितियों में, इसका सुंदर चित्रण किया है सत्यनारायण द्वारा लिखी बहुत सुंदर कहानी। इसका मैं पठन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आप लोगों की बीए फाइनल में भी लगती है और बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में भी जब कहानियाँ लगती हैं तो उसमें भी आ जाती है। चलिए हम पढ़ते हैं रेत की कोख में। ये लू और धूप से झुलसे दिन थे, खाली और उजाड़ सीजे हुए दिन। गहरे सन्नाटे और किरकिर में डूबे उस गांव में कुछ भी नहीं था सिवाय रेत और खाली पड़े खेतों के। पिछले 10-12 सालों से अपनी पहचान खोते चेहरों को मैं घरों के उतरते लेवड़े और 2-4 बूढ़े दरख्तों के संग शिनाख्त कर रहा था। इस बीच मेरी अपनी शक्ल भी किसी पुरानी जंग खाई हवेली की दीवार फोड़कर उगे बड़ सी हो आई थी। फिर भी मेरी अपनी धरती ने मुझे कांकड़ में घुसते ही अपने अंग लगा लिया था, समूचे गर्भ गुमान के साथ अपनाने के कल्ले फोड़ते हुए। तेरी तमाम नसें तड़की हुई थी, जैसे किसी ने जरा सा छुआ और वे फूट पड़ेंगी। एक अकाल में मैंने इस धरती पर अपनी आंखें खोली थी और इस दूसरे अकाल में मेरी आंखें सूख सूख गई थी। तब भी मेरे पास कोई शब्द नहीं थे सिवाय चीख के, और अब फिर एक सूखी चीख थी मेरे पास जिसके संग मैं लौटा था। मैं बार बार शब्दों को बहला रहा था कि वे मेरा अविश्वसनीय साथ दें ताकि मैं अपनी माँ को समझा सकूं, भाई को विश्वास दिला सकूं कि मेरी अपनी शक्ल भी कहाँ साबुत बची है। पिछले 5 सालों में मैंने अपने घर कभी कोई खत नहीं लिखा था। सोचता रोज था, पर उस सोच को हर बार अगले महीने मनी ऑर्डर के साथ लिखने तक के लिए स्थगित कर देता। और इस तरह पूरे 5 वर्ष बीत गए। जब भैया से लिखाई माँ की यह चिट्ठी मिली कि वह अंतिम बार मुझे देखना चाहती हैं, मैंने भाई की जोहर सी आंखों में झांका तो वे कुड़ला उठे, जैसे किसी अधमरे ढोर को मरा समझकर चील कांवले टूट पड़े हों। अचानक मैं भीतर बची हुई तमाम आशाओं के साथ सचेत हो उठा। अब तक सिर्फ अपने ही अंधकार से लड़ता आया था। कितने सारे लोग और जो अपने सन्नाटे को तोड़ना चाहते हैं, पर एक दिन खुद टूटकर बिखर जाते हैं। शायद माँ और भाई ने इसी टूटने से पहले साबुत देखने की लालसा के लिए मुझे बुलाया था। रेत के उठते बगुले, सूखी सीप की तन्नाती सीटियां, खेजड़े के दरख्त, ड्यूटी पर तैनात झुलसते सीमा के मुस्तैद सिपाही से खड़े थे। कहीं कुछ नहीं सिवाय एक भूतैली चुप्पी के। सब डरावने ढंग से खामोश थे। थोड़ी देर बाद बगल में चुप्पी तोड़ती एक तेज सुबकी सुनाई पड़ी तो मैंने चौंक कर देखा। बाड़े के बीचों बीच रेवड़ के पास बैठे भाई सुबक रहे थे। कुछ भेड़ें दम तोड़ चुकी थी और कुछ तोड़े जाने के लिए हाँफ रही थी। उनकी गर्दन थामे रेत में सने भाई खुद भेड़ बने फफक रहे थे। मुझे लगा चौतरफ एक मरी हुई बू लगातार मेरा पीछा कर रही है, समूचे जीवों को अपनी लपेट में लेती हुई। यही भाई जिनके संग मैं कभी सब कुछ उलटफेर करने का हौसला रखता था, फूट फूट कर रो रहे थे। मैं तड़प उठा, मन में दुख के बफारे उठ रहे थे। असहाय सा मैं अपने ही कदमों पर लौटने लगा। पहली बार शहर जाते वक्त मैं माँ से लिपट कर खूब रोया था। तब नहीं जानता था कि वह रोना आज के लिए था। टप से एक कमेड़ी मेरे पांवों के पास आकर गिरी। मैं फिर एक दुख से घिर गया, एक आवारा दुख से जो जन्म से मेरा पीछा कर रहा था, और अब मैं उसके लिए घर फफेड़ दिया गया था। वे 10-20 घर ऊँग रहे थे, बरसों से एक ही पखवाड़े पड़े उबल रहे थे। शायद इसीलिए उकस पाकस होते एक एक कर उनकी जड़ें ढीली होती जा रही थी, और मैं भौचक सा सरसाम की हालत में उनको एक खांचे में फिट करता जा रहा था। पर वे रह रहकर मेरी पकड़ से छूट रहे थे। सपने में बच्चों को डराती दायन सी रात जागते में डरा रही थी। माँ की कराहट रह रहकर बढ़ जाती और मेरी बोहों में दुबका डर अपने दांतरे फाड़ने लगता। उस छोरी का क्या हुआ जिसकी हंसी आज तक मेरे भीतर फांस की तरह अटकी हुई है? माँ से मैं पूछना चाहता हूँ। कांटेदार डालों पर अटक समय का वह हरा गुच्छा मेरे भीतर हरिया गया। अपनी दोनों बाहें फैलाकर मैं उसे हाथ में भर लेता हूँ। सांसों के गलियारे में फुदकते उस छोरी की गंध मेरे भीतर भरने लगती है। समूचे शरीर में सुख की खंजड़ी बज उठी। लगा अब मुझे चैन की नींद आ जाएगी और ये खंजड़ी रात भर बजती रहेगी। पर थोड़ी ही देर बाद मैं हड़बड़ाकर रोने लगा था। मेरे होठ छटपटाने लगे। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। अरे क्या हुआ, चुटके को जरा देखना, बड़े भाई को कहती हुए वह खुद रोने लगी। जरूर कुछ छाया डोल रही है जो एक दिन सबका भख लेगी।
एक एक कर समूचे मिनखों का बक। दूर कोई डरावना पक्षी हू हू कर रहा था। अंधेरे की गाढ़ी काली दीवार को तोड़कर आती हम तीनों की सांसें आपस में टकरा गई थीं। मेरी कनपटियां जब से मैं आया तब से लगातार बोल रही थीं। एक दुख अनंत दुख में डूबी अपनी अपनी सांसों के बोझ को हम ढो रहे थे। आहाक आहाक, खलल खलल, तैरती एक बदबू के झोंके के साथ माँ तड़फ उठी। भाई और मैं दोनों एक साथ दौड़े। माँ हफ रही थी। मैंने अपने होठों को भींच लिया। माँ कड़कर नीचे लुढ़क गई थी। भाई ने माथा छुआ और पीठ मलने लगा। माँ माँ, जा रही है छुटके। भाई ने जैसे असहाय होकर मुझे नहीं, हवा का संदेशा दिया। नहीं, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। मैं सभी दुखों से ऊपर उठ गया था, उनसे परे मुकाबले को तैयार। नहीं छुटके, अब कोई फायदा नहीं। माँ अकड़कर भाई के हाथों से लुढ़क गई थी। उन्होंने माँ को सीधा कर नीचे लिटा दिया और माथा पकड़कर वहीं बैठ गए। मेरी अंतड़ियों को मरोड़कर उठी एक हुक समूचे शरीर में समा गई। माँ के पास भाई वैसे ही बैठे रहे, भावहीन स्याह अंधेरे में स्याह हुए वे गोडों में सिर टिकाए एक सीली गांठ की तरह लग रहे थे। सिसकारती हुई रात के जबड़े खुल गए थे। आंखें मलता हुआ मैं उठा। तब तक भाई 2-4 लोगों को बुला लाए। माँ अब भी वैसी ही लेटी थी, सब दुखों के परे चैन की नींद में। आधे बंद होठों की दरार से बहती पानी की सफेद लकीर सूख गई थी और उस पर चींटियां रेंग रही थी। सूखे दरख्त की गांठ सा उनका शरीर अकड़ा हुआ था। शमशान से लौटे तब तक लू चलने लगी थी। गुआड़ी के बीचों बीच खड़ा मैं देर तक जायजा लेता रहा और सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए, इस घर का क्या होगा। सारी साएं साएं आंखों में आकर ठहर गई थी। मुझे अपना होना फिजूल और बेमतलब लगा। अब हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए। यह भाई थे उदासी में डूबे हुए। एक अजनबी की हैसियत से मैंने उनकी तरफ देखा तो वे करुणा के हकदार लगे। तपते धोरों के बीच टपटेले मारते अकेले गुबरैले से खस्ता फटे हाल जिंदगी से घबराए भाई जैसे जिंदगी के लिए याचना कर रहे थे। क्यों? अपने या जाने के उनके प्रति करीब कातर से होते हुए मैंने पूछा। पता नहीं क्यों, पर अब मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। गौर से मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। माँ की चिता की अगन उनकी आंखों में तप रही थी। उसकी एक लपट अभी अभी हम दोनों के बीच से तैर गई। पिछले 3-4 दिन से मुझे बराबर यह लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से तय किया हुआ था, एक साजिश के तहत। सारे शहर हो या गांव, इसी साजिश से लड़ते ये तमाम लोग मर रहे हैं। यहाँ मैं मर रहा हूँ शहर में। एक अंधेरी छाया लगातार हमारा पीछा कर रही है। मेरे पास भैया को कहने के लिए कुछ नहीं था। वे सोचते होंगे कि शहर की भागम भाग के बीच आदमी फालतू कुछ नहीं सोचता होगा, जबकि यहाँ रेत से जूझता आदमी रेत होता रहता है। लेकिन भैया नहीं जानते कि शहर में एक साथ जिंदगी जीते चले जाना, जिंदा सांसों के बीच सिर्फ शरीर के लिए शरीर बनकर जीते चले जाना, बिना किसी संबंधों के बेहद मतलबी और खुदगर्ज जिंदगी, जहाँ रोजमर्रा के साधारण रिश्तों की खातिर भी मन कलप उठता है, यह भाई यहाँ से महसूस नहीं कर सकते। वहाँ आदमी भरपेट रोटी के लिए तरस जाता है, जबकि बड़ी बड़ी चीजें अगल बगल से अपने तीखे धारदार दांत रे फाड़ती हुई गुजर जाती हैं, छूने की जद में, पर पकड़ से बहुत दूर। भैया के प्रति मैं अतिरिक्त सहानुभूति से भर उठा। अपनी घोर दरिद्रता पर क्रोध आया। सिवाय लिजलिजी भावुकता के शिकार होने के क्या कुछ किया अब तक मैंने शहर में? रेत के इस अनंत फैलाव में क्या कुछ था इनके भीतर कि एक जिजी विशाल लगातार बनी रही। माँ और पिता ने भी कभी नहीं चुका सकता। पता नहीं भाई के मेरे साथ शहर जाने की इच्छा की घबराहट थी, या माँ के इस तड़पते हुए गुजर जाने की पीड़ा, या बापू के बेइलाज और भूख से मर जाने का अफसोस। मेरा जी घबराने लगा और अगले ही दिन यहाँ से चले जाने का निर्णय मन ही मन पक्का कर लिया, इस डर के साथ कि कहीं भैया साथ चलने का हठ ना कर बैठे। अगले दिन मेरा निर्णय सुनकर भाई चुप हो गए। वे समझ गए थे कि मैं उन्हें साथ ले जाने नहीं चाहता हूँ। फिर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, पर उनकी आंखों में रड़कती रेत साफ देखी जा सकती थी। वे एक बोझिल सी हंसी हंसे और माथा पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गए। क्या कहें और क्या ना कहें को मन में डांटे। उनकी कचोट चुप्पी मुझे भीतर तक रेत रही थी। फिर कब आओगे भी नहीं, वैसे आओगे भी नहीं, वैसे भी अब यहाँ क्या रखा है, सब कुछ तो भख ले लिया इस रेत ने, जीते जागते मिनखों का भक। मेरे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं था। मुंह फेरकर मैं घर को देखने लगा। काया धुल रही थी। मैं बचना चाह रहा था, पर बचने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि मैं सचमुच नहीं जानता था कि आखिर इस तरह लौटकर चले जाने का मतलब क्या था। कुछ स्पष्ट नहीं था।
आने से पहले के पूर्व निर्धारित सोच के मुताबिक यहाँ कुछ नहीं दिखा। इसलिए यह स्वयं मेरे जीवन की अनिश्चितता थी। भैया को मैं साफ कुछ भी नहीं समझा सका था। जैसे तुम समझो, पर मुलुक माटी को मत भूल जाना। माँ काकू नहीं है तो क्या यह मिट्टी तो है जहाँ उन्होंने सांस खोई। कुछ देर बाद उनके बोल फूटे और लंबी सांस लेकर वे खामोश हो गए। पीड़ा बरसाती धूप उनके चेहरे पर आकर बैठ गई, घायल तीतरी सी डोलती हुई। वे बिलबिला उठे। मुझे लगा उनके भीतर एकदम से एक मेघ हुआ। मैं यदि वहां ठहर गया तो इसकी छाया मुझ पर भी डोलने लगेगी। एक समूची जिंदगी के उतार चढ़ाव में झूलते बरस के बरस फिजूल में पसीज गए। मैंने सोचा था पूरी कोशिश के साथ रेत को अपनी कांख में दबाए उसके सुख दुख के बीच यह जिंदगी कट जाएगी, पर इस रेत ने किसी को भी नहीं बख्शा। यह सब इतना तकलीफ दे होगा मैंने नहीं सोचा था। रेत ने अपनी पहचान खो दी थी, शिनाख्त से इनकार कर दिया। उन लोगों को जो उसी की कोख से जन्मे थे और शहर में जहां मैं इतने सालों से रह रहा था, कतरा कतरा टूट रहा था। तमाम सारे लोग जो मेरे अगल बगल रह रहे थे, धुंधली आकृतियों के रिश्ते के साथ, एक कमरे से दूसरा कमरा बदलते हुए। बचपन में मुझे पढ़ते देखकर माँ हिलक उठती थी। शायद उसने सोचा होगा कि पढ़ने से कुछ ठीक होगा, या जाने उसने कुछ बुन रखा था अपने मन में जिनके अनुसार वह मुझे ढालना चाहती होगी। लेकिन माँ इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिंदगी में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं, दूसरे ही नुस्खे होते हैं जिनके बल पर लोग सफल जिंदगी जीते हैं, बेपढ़े भी, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं होता। रेत के टीलों पर सूखी जड़ों वाले दरख्त से खड़े थे भाई। दोनों के बीच पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए उन्होंने कहा, जा ही रहे हो तो माँ के फूल भी लेते जाओ, पुष्कर में ठंडे कर देना, आस्तिया भी है। एक जलती सांस में उन्होंने जैसे जबरदस्ती इन शब्दों को दबोच कर मेरी तरफ फेंका हो। मुझे लगा एक के बाद एक भाई दुखों की गांठें मेरी तरफ सरका रहे हैं। लाइए। अपनी आवाज़ बोदी और पोली लग रही थी मुझे, किसी दुर्बल पीड़ा की तरह थरथराती हुई। कितना कष्टकारी होता है वह क्षण जब आदमी को लगता है कि वह खुद अपनी गिरफ्त में छुटता जा रहा है, उसका अपना आपा लोप हो गया और वह अपने ही शरीर में किसी दूसरे आदमी की तरह रह रहा है, एकदम बेपहचाना। माँ के फूलों की कलसी अपनी बगल में दबाए मैं एक अजीब से उनिंदेपन के साथ खुद को आगे घसीट रहा था। मन में दौड़ रहा था, पर बाहर से पांव खेत में धंसते ही जा रहे थे। मैं फिर अपनी जन्मभूमि से उखड़कर सैकड़ों मील दूर एक एक कर लोप होते जा रहे थे। पानी और पानी, रोटी और रोटी, चौ तरफ एक ही हुक कि किसी तरह जिंदा रह सकें, पर लोग अब सिर्फ आंखों में जीवित थे, एक दूसरे की टोह लेते हुए। चौ तरफ अब बोला, एकदम सुने, अपनी जड़ों की पहचान खोते बचे खुचे रुख बोझे असहाय से खड़े थे। माँ के फूल लेकर लौटते हुए मैं दहशत से भरा और उलझा हुआ था। मुझे लगा मिट्टी का एक रिश्ता जो माँ ने मुझे दिया था, उस रिश्ते को भी मैं जैसे अब मैं तोड़ने जा रहा हूँ। मेरी अपनी ओल नाल को अपने हाथों खुरच रहा हूँ। पुष्कर की जगह मैं फूलों को बड़े से रेतीले डूहू की कोख में अपने पंजों से एक गहरा खड्डा खोदकर गाड़ दिया। रेत की समूची पवित्रता और प्राणता मुझ में भरती चली गई। मुझे लगा मैं ठंडी पवित्र अपनापे से भरी इस रेत के भीतर चल रहा हूँ। माँ फिर उगेगी इसी धरती के कल्ले फोड़कर। रेत के गर्म फफूलों को पाँव से फोड़ता मैं एक आश्वस्ति के साथ आगे बढ़ने लगा। तो हमने पढ़ी कहानी सत्यनारायण की लिखी रेत की कोख में। वाचन कैसा लगा, स्वर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो, बहुत आपके काम के उपयोगी वीडियो मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।